एनक्रोचमेंट भी ऐसे तो नहीं होते हैं, उसमें भी कहीं ना कोई ना कोई शामिल होगा ही होगा। भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से है ही, कहने की बात नहीं। डीडीए ने 2020 में यूनिफाइड बिल्डिंग बाई लॉज में संशोधन किया जो 2016 के नियम थे। उसमें क्या किया, एजुकेशनल बिल्डिंग के हेडिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया जो पहले नहीं लिखा हुआ था। तो 2020 से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नॉर्म कौन सी लागू होगी, एजुकेशनल बिल्डिंग की। एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए नियम बहुत सख्त हैं। अभी भारत सरकार ने एक प्रपोजल दिया है, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट है तो सेंटर अपनी ताकत थोपने से बचता है। वो राज्यों से बोलता है कि आप नियम बनाओ, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया, राज्यों से कहा कि आप इसके बेस से पॉलिसी बनाइए। अभी तक मेरे ख्याल से किसी राज्य ने बहुत सीरियस स्टेप नहीं लिए। हालांकि कुछ राज्यों ने, बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, शायद राजस्थान ने पहले से एक पॉलिसी बना रखी थी अपनी। अब स्थिति यह कि कोचिंग चल रही है, फायर एनओसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल ये कहता है। पिछले साल एक घटना घट गई दिल्ली में। जब वो घटना घटी तो सबको चिंता हुई, वो भी लाजमी बात है, चिंता होनी चाहिए। तो सीलिंग शुरू हुई, कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, और हाई कोर्ट ने केस लिया। उसकी वजह से चीजें बड़ी दुरुस्त हुई, क्योंकि हाई कोर्ट जब इन्वॉल्व हुआ तो चीजें ठीक होनी थी, क्योंकि हाई कोर्ट तो सबसे पूछ सकता है। जो कोऑर्डिनेशन की कमी है हाई कोर्ट में तो नहीं होती, वो वहां तो सब इकट्ठे होते हैं। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या प्रावधान है। अब इस बीच में डीडीए ने 2020 में यूनिफाइड बिल्डिंग बाई लॉज में संशोधन किया जो 2016 के नियम थे। उसमें क्या किया, एजुकेशनल बिल्डिंग के हेडिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया जो कि पहले नहीं लिखा हुआ था। तो 2020 से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नॉर्म कौन सी लागू होगी, एजुकेशनल बिल्डिंग की। एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए नियम बहुत सख्त हैं, और इसका मतलब है कि मास्टर प्लान में संशोधन के बाद जिन लोगों ने मिक्स लैंड में कोचिंग चलाया, कन्वर्जन चार्ज पे किया, 10 साल का पार्किंग चार्ज पे किया जो कि नियम था उस समय का, अब वो भी वहां नहीं चलेंगे। तो हाईकोर्ट में पॉइंट्स उठाए गए, सब लोगों ने उठाए। वहां पर होते होते कंफ्यूजन ये था कि नेशनल बिल्डिंग कोड ये कहता है कि 100 से कम बच्चे अगर हैं तो उस बिल्डिंग को एजुकेशनल बिल्डिंग नहीं माना जाएगा, ठीक। लेकिन यूनिफाइड बिल्डिंग बाई लॉज 2020 उसमें एक लाइन आ गई कि अगर 20 से ज्यादा बच्चे हैं तो एजुकेशनल बिल्डिंग माना जाएगा। अब एक ही राज्य में दो कानून अलग अलग बात कह रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 20 से ज्यादा बच्चे, अगर 30 बच्चे हैं तो एक कानून के हिसाब से एजुकेशनल बिल्डिंग है, एक के हिसाब से नहीं है। अब एमसीडी ने जब सीलिंग शुरू की तो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने पिछले 1 साल में क्या स्टैंड रखा, बड़ा क्लियर स्टैंड रखा और अच्छा स्टैंड रखा। उन्होंने अपनी समझ से अच्छा रखा। उन्होंने कहा कि एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए जो फायर नॉर्म्स है रूल 27 में, वो ये हैं कि अगर 9 मीटर तक की बिल्डिंग है तो वहां तक हमें एनओसी नहीं चाहिए। लेकिन आप ढूंढ रहे हैं उसको, नहीं। देखिए रूल नंबर 27 को देखिए, उसमें है, उसमें क्या था कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग को 15 मीटर तक एनओसी नहीं चाहिए, 15 मीटर तक, लेकिन एजुकेशनल बिल्डिंग को 9 मीटर के ऊपर चाहिए। अब अगर हम एजुकेशनल बिल्डिंग मान लें इनको, तो 9 मीटर तक क्या होता है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर कवर हो जाता है। तो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने पिछले 1 साल में जो स्टैंड रखा वो ये रखा कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे अगर कोचिंग चल रही है तो एनओसी नहीं चाहिए, उसके ऊपर है तो चाहिए। तो मुखर्जी नगर में, दिल्ली के बाकी क्षेत्रों में कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जनरली क्या किया, 2nd 3rd फ्लोर को बंद करना शुरू कर दिया, ग्राउंड फर्स्ट पे एक्टिविटीज करनी शुरू की। हालांकि मेरा अपना मानना है कि फर्स्ट फ्लोर पे भी रिस्क उतना ही हो सकता है, अगर सीढ़ी एक ही है तो खतरा उतना ही है, मेरा अपना ऐसा मानना है। ग्राउंड पे आमतौर पर 2 रास्ते होते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है, अगर सरकार मानना चाहे तो इस बात को कंसिडर करना चाहिए। अब इसलिए सीलिंग नहीं हुई क्योंकि ग्राउंड फर्स्ट पे चल रहा था। हाई कोर्ट ने पिछली हियरिंग में, जो कि अभी मेरे ख्याल से 12 जून की बात है, 12 जून नहीं, सॉरी, उससे पिछली हियरिंग शायद 10 मई को हुई थी वो हियरिंग मेरे ख्याल से, उसमें एक नया स्टैंड लिया और उसने कहा कि अगर एजुकेशनल बिल्डिंग है, पहली बात तो एजुकेशनल बिल्डिंग है या नहीं, हम केवल एक बात से तय करेंगे कि यूज क्या हो रहा है। अगर यूज हो रहा है एजुकेशन का तो एजुकेशनल बिल्डिंग होगी, और एजुकेशनल बिल्डिंग हो तो फ्लोर चाहे कोई भी हो, फायर एनओसी होना चाहिए। और फायर एनओसी कौन सा होना चाहिए, एजुकेशनल बिल्डिंग वाला होना चाहिए।
और एजुकेशनल बिल्डिंग वाला फायर एनओसी मेरी जानकारी में दिल्ली में एक भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। 2000 में से मतलब मेरे अनजाने में 2-4 के पास किसी तरह से हो तो हो, मेरी जानकारी में एक के पास भी नहीं है। विकास जी, सारी बातें एक तरफ, लेकिन हकीकत तो ये है कि 3 बच्चे मर गए एकदम। वो तीन बच्चे नहीं है, 3 फैमिलीज हैं जी। उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। काफी सपने थे, यूपीएससी में जाएंगे, सिविल सर्वेंट बनेंगे। श्रेया यादव, तानिया सोनी और निविन डाल्विन, ये 3 बच्चे मर गए हैं, पानी में डूब के मर गए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 3 बच्चे डूब के मर जाएंगे। किसी की तो जिम्मेदारी बनती होगी, कहीं ना कहीं तो वो बक रुकेगी, कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। एकदम ठीक बात। क्या ये एमसीडी की गलती थी, सरकार की गलती थी, किसकी गलती थी? मतलब मैं इस चीज से बचता हूं कि हम सारी गलती किसी एक पर ही थोप दें। जैसे सोशल मीडिया मुझ पर थोप रहा है, आप भी किसी एक पर थोपना चाहें तो थोप लें, पर मैं नहीं थोपूंगा। गलती किसकी है? मेरे ख्याल से एक कमी यह है कि अलग अलग कानून, अलग अलग एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन की कमी है। नीयत सबकी ठीक है, अगर थोड़ा कोऑर्डिनेशन होता, जैसे आज की जो मीटिंग थी उससे बड़ा अच्छा प्रस्ताव एक व्यक्ति ने दिया जिसको एलजी साहब ने तुरंत एक्सेप्ट किया। हम सबने कहा कि सर आप एक ऐसी कमेटी बना दीजिए जहां हम बैठ के सारी बातें समझा दें, सारा पक्ष रख दें, फिर जो आप आदेश देंगे, जो नियम बनाएंगे, आप केवल 10-15 दिन का समय दे दीजिए। जो उस नियम को ना माने उसको बंद कर दीजिए। हम सबसे पहले तैयार हैं उस चीज के लिए। हमें भी तो क्लैरिटी चाहिए कि क्या क्या नियम है। इस घटना की जिम्मेदारी अगर तय करनी हो तो मेरे ख्याल से पहली समस्या ये वाली है। भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से है ही, कहने की बात ही नहीं है। अगर आप उस दिन के वीडियो को देखेंगे तो मैं बहुत परेशान रहा उस वीडियो को देख के कि सड़क पर बहुत पानी भरा हुआ है। बेसमेंट का जो लेवल है वो सड़क के लेवल से बहुत ही नजदीक है। ऊंची बेसमेंट नहीं है, लगभग उसी लेवल की बेसमेंट है। बहुत खतरा नजर आ रहा है कि अगर पानी उछला तो अंदर चला जाएगा। इतने में एक जीप वहां से गुजरी और मुझे आज पता लगा कि वहां एक बड़ा सा पैनल रख के रोका हुआ था पानी को अंदर जाने से, और अंदर बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। जैसी वो जीप तेजी से गुजरी, पानी जोर से उछला और उस पानी से वो टूट गया जो टेम्परेरी रास्ता बना हुआ था, तो पानी अंदर जाने लगा। तब भी हमें दुविधा थी कि अचानक इतना पानी कैसे गया होगा, क्योंकि अगर 30-40 बच्चे थे और पानी आते हुए देखेंगे तो शायद निकलने का रास्ता रहता। एक तो दरवाजा बंद हुआ जो बायोमेट्रिक होने की वजह से हुआ, ये बहुत बड़ी समस्या हुई। दूसरा जो आज उन बच्चों ने बताया उस मीटिंग में वो ये था कि पानी एक खास गति से जा रहा था और बच्चे बाहर निकल रहे थे और अनुमान था कि निकल भी जाएंगे, किताबें लेके निकल रहे थे, क्योंकि पानी इतना था कि उनको लगा किताबें छोड़ के निकलेंगे तो बचेगा नहीं कुछ। इतनी देर में पानी के बहाव से जो एग्जॉस्ट फैन था, वो जो एरिया था, वो भी टूट गया और जैसे ही वो टूटा पानी का पूरा बांध एक साथ अंदर गया। और उन बच्चों की बात जो मैं समझ पाया कि कमर तक के पानी से सिर के ऊपर तक पानी जाने में केवल शायद 50 सेकंड या 1 मिनट लगा। ये इतना कम टाइम था कि इतने टाइम में शायद हम में से कोई भी ना सोच पाता ना निकल पाता। फिर एलजी साहब ने आज बड़ी अच्छी बात उसमें ये भी कही कि वहां जो सीवर लाइन्स थी वो इलीगल कंस्ट्रक्शन से, एंक्रोचमेंट से कवर हो गई थी। ये भी एक समस्या है। एनक्रोचमेंट भी ऐसे तो नहीं होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई शामिल होगा ही होगा। मेरा अपना मानना था कि बेसमेंट थोड़ी ऊंची होती बेहतर होता, लेकिन आज मुझे पता लगा कि जो नए नियम हैं जिसमें स्टिल्ट पार्किंग बनाना जरूरी है, उसमें शायद 8 सेंटीमीटर का कोई नियम है। अब नियम है या ये मतलब जनरली ऐसा होता मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इस वजह से बेसमेंट्स बहुत ऊंची नहीं बनती है दिल्ली में, एक वजह ये भी है। इन सब के साथ मैं ये खुल के मानता हूं कि इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी बनती है। संयोग की बात है कि हादसा कहीं और हुआ, लेकिन हमें नोशनल सेंस में समझना चाहिए कि हादसा कहीं भी हो सकता था। इसको रेक्टिफाई करना सभी इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी बहुत खुल के निभाने को तैयार भी हूं, तत्पर भी हूं, और मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं कि किसी भी सूरत में जो चीजें अलाउड नहीं है दिल्ली में वो हम नहीं करेंगे। और चाहे हमें दिल्ली छोड़नी पड़े, चाहे कहीं और जाना पड़े, जो भी अप्रूव्ड बिल्डिंग्स होंगी हम वहीं काम करेंगे। सर, जिस इंसान का आप जिक्र कर रहे थे जो वो जीप चला रहा था, थार चला रहा था, उस बंदे को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसको बताया ये मस्तीखोर है और उसको बताया वो ज्यादा जोर से गाड़ी चला रहा था, उसकी वजह से वो जो उन्होंने बांध सा लगाया हुआ था वो टूट गया
और इसलिए पानी भर गया, उस बंदे को अरेस्ट कर लिया, इसे आप कैसे देखते? ये तो देखिए, जब लोग बहुत आक्रोश में होते हैं, उनको खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ऐसे एक्शन सरकार लेती है। सरकार को भी पता है, पुलिस को भी पता है कि इस पे केस ऐसा कुछ बन नहीं पाएगा। मैक्सिमम ये केस बनेगा कि उसने रैश ड्राइविंग करके आसपास के लोगों को परेशान किया, पानी उछाला उनके ऊपर, क्योंकि उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मेंसरिया के बिना आप कैसे आरोप कोई लगाएंगे? तो मेरे ख्याल से अभी जैसे एमसीडी ने बहुत बड़े पैमाने पर सीलिंग की, उसका पर्पस भी ये है कि जो एक नाराजगी है लोगों में, वो तुरंत उससे संतुष्ट किया जा सके। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का मसला भी है। मेरे ख्याल से जब मामला कोर्ट में जाएगा, 1-2 हियरिंग में, उसे बेल तो मिली जानी चाहिए। सर, भारत में एक और चीज होती है कि जब तक कोई बड़ी घटना ना हो ना, तब तक कोई एक्शन नहीं होता। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे थे, कोचिंग सेंटर चल रहे थे, आप मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में आप घुसेंगे, आपको दिखते ही पता चल जाता है कि इनमें से किसी के पास एनओसी का एक ही एग्जिट है, वो भी इतना एग्जिट है कि आदमी हाथ भी नहीं कर सकता है, इतना वो एक बंदा जा सकता है। आपको देखते ही पता चलता है कि कहां रोका जाए, मतलब कहां किस नॉर्म को सेट किया जाए कि ये बंद हो। आंखों से देख के ही पता चल रहा है कि ये सब इलीगल है, ये सब भ्रष्टाचार चल रहा है, किसी के बीच में कोई किसी को पैसे दे रहा है, बहुत सारे नॉर्म्स हैं वो फ्लाउट हो रहे हैं, बहुत सारे नॉर्म्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। तो वेयर शुड द बक स्टॉप? कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करेंगे ना कि मतलब अभी बस मेरे बहुत हो ख्याल गया। से इस हादसे से जो सीखना चाहिए वो ये कि नो कंप्रोमाइज अप्रोच हो। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं। अगर आप मुखर्जी नगर जाएंगे, मेरा विश्वास है कि पूरे मुखर्जी नगर में एक ही ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 2 एग्जिट्स हैं। एक आध कोई और हो तो मुझे पता नहीं, मैं एक को जानता हूं, हमारी अपनी बिल्डिंग है। वहां कुछ क्लासेस चलती हैं, मेरे ख्याल से वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमें ये चिंता रहती है कि इमरजेंसी में बच्चे कहां से निकलेंगे। हम एक तो सीढ़ियों में मीटर आमतौर पे हमेशा ध्यान रखते हैं कि मीटर वहां से दूर हो, तब भी कहीं कोई क्राइसिस हो तो बच्चे कहां से निकलेंगे। छत के दरवाजे हम हमेशा खोल के रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आसपास की छतों पर जाने का ऑप्शन रहे। इसके अलावा हमने उस बिल्डिंग में, पीछे की साइड में, बिल्डिंग के अंदर ही सारे फ्लोर्स को काट कर एक फायर एग्जिट बनाया और बच्चों के लिए नियम बनाया कि वो आएंगे इस तरफ से, जाएंगे उस तरफ से, ताकि उनको उस तरफ से जाने की प्रैक्टिस हो। लेकिन उसके बाद भी हमें उसका एनओसी नहीं मिल पाएगा। हालांकि मैं अप्लाई किया हुआ है, देखते हैं रिजेक्शन आता है कि नहीं आता है। उसके पीछे आर्गुमेंट जो होने वाला है वो ये कि एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए शायद फायर एग्जिट की चौड़ाई एक स्पेसिफिक है, वो मेरे ख्याल से उतने एरिया में नहीं बन पाती है। लेकिन ठीक है, एक दिक्कत इंस्टीट्यूट्स की भी आप समझें कि वो सब एक साथ हैं, एक हब है, बच्चे भी वहां हैं। अगर आप किसी एक को बाहर निकाल देंगे तो खत्म हो जाएगा। होना ये चाहिए कि सबको एक साथ आप रीएलोकेट कर दें, रीलोकेट कर दें। और जो डीडीए के वाइस चेयरमैन हैं, जो सुभाषिष पंडा जी हैं, कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने खुद एक प्रस्ताव मुझे दिया।